नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बात कर रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब 16 महाजनपद थे, उस समय जो चेदी महाजनपद था, तो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र बुंदेलखंड है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया शहर में था, और ये जमानिया शहर वर्तमान में जो है गाजीपुर जिले में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना, और बिंदुसार के बाद अशोक बना, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। जो राजा हर्षवर्धन थे, इनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और इन्होंने कन्नौज के बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके थानेश्वर बनाई थी। तो इस प्रकार जो भद्र विहार नामक ज्ञान बृहद केंद्र की स्थापना की थी हर्षवर्धन ने, तो कन्नौज में की थी। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। फिराक गोरखपुरी साहब जो हैं, इनका जन्म 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था। तो इनको रघुपति सहाय के नाम से जानते थे, यानी कि रघुपति जो सहाय थे इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी गीत गाए जाते हैं, और कजरी गीत की जो उत्पत्ति हुई है वो मिर्जापुर में हुई है। जो कजरी गीत है, जो कजरी लोकगीत है, ये इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई है। लेकिन अगर जो ये पूछा जाता है कि कजरी लोकगीत किस घराने से संबंधित है, तो ये बनारस घराने से संबंधित है कजरी लोकगीत। और जो मिर्जापुर है वो बनारस घराने के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें अगर जो घराना पूछेगा तो बनारस घराने से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। यानी कि जो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजित किया जाता है, वहाँ पर किसकी मजार है, तो वारिस अली शाह की मजार है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों के छतों पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो भारत का एकमात्र राज्य तमिलनाडु है जिसने अपने छतों का पानी संग्रहण करने के लिए प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 17वीं सदी के दौरान
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो किताब ये नौरस जो है ये मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित है। जो गानों का संग्रहण है ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही है, किताब ये नौरस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। ये जो झूम कृषि है ये कृषि की आदिम प्रजाति है, यानी कि जो आदिम कृषि है उसे झूम कृषि कहते हैं और इसका नाम स्थानांतरित कृषि भी है। झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं जो आदिम प्रकार की कृषि है, और मध्य प्रदेश में इसे दहिया या डहिया कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को डहिया कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो ये अलाप के समान होता है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो वैज्ञानिक सीवी रमन थे। ऑप्शन सी सही है। होमी जहांगीर भाभा, जो होमी जहांगीर भाभा थे ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, और विक्रम साराभाई जो होमी जहांगीर भाभा थे ये परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। राहट एक सिंचाई पद्धति है। मोट एक प्रकार का चमड़े का थैला होता था जिससे पानी को निकाला जाता था सिंचाई करने के लिए। ढेकली भी एक सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राहट, मोट और ढेकली ये तीनों सिंचाई पद्धति के जो हैं सिंचाई पद्धति के प्रकार हैं जो परंपरागत रूप से प्राचीन समय से सिंचाई होती चली आ रही थी वो। और जो फावड़ा है ये मिट्टी को ढीला करने या खोदने या गुड़ाई करने के काम आता है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा रोग या हेपेटाइटिस बी रोग या पोलियो रोग या आंत्र ज्वर? आंत्र ज्वर को टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड। और जो टाइफाइड या आंत्र ज्वर है यही बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा ये तीनों रोग वायरस से होने वाले रोग हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो जो पानी युद्ध हुआ था ये बोलीविया देश में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो शपथ ग्रहण करने के बाद भूटान का दौरा किया था। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय स्थित है। जो राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल है इसकी जो स्थापना है 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में दो राज्य सीमा साझा करते हैं। एक यहाँ पर सीमा साझा करता है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है और दूसरा राज्य यहाँ से है उत्तराखंड। और यहाँ पर जो है ये नेपाल उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है।
उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जैसे पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, और बहराइच के बाद में श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद में बलरामपुर, बलरामपुर के बाद में सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद में महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो जिले हैं ये किससे सीमा साझा करते हैं? नेपाल से। ये जो उत्तर प्रदेश है इसकी लगभग 570 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा की जाती है या साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है, नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय है। जो बिमस्टेक है इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है, ढाका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो जो एनसीआर है, एनसीआर ये एनसीआर है और एनसीआर को ये चारों तरफ से हरियाणा राज्य घेरे हुए है और जो इस साइड है पूरब की तरफ वो उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में राजस्थान एनसीआर या दिल्ली से सीमा साझा नहीं करता है और कुल मिलाकर एनसीआर में 23 जिले शामिल हैं। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले, 13 जिले हरियाणा के और 2 जिले राजस्थान के। और जो 23वां जिला है तो ये 23वां जिला शामली है जो उत्तर प्रदेश का जिला है। तो यही पूछ रहा है कि 23वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया है एनसीआर में? शामली। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके बाद में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दी गई और इसको सर्वप्रथम अनुमोदित करने वाला जो राज्य था वो असम राज्य था। असम राज्य था। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी है और अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद है। जीएसटी परिषद को जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार इसमें पूछ रहा है सर्वप्रथम किस राज्य ने अनुमोदित किया था? तो असम राज्य ने अनुमोदित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और यही सर्वप्रथम पाल वंश के राजा थे। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? जो रोपण कृषि को बागवानी कृषि भी कहते हैं और इसमें फल, फूल, सब्जी, औषधि, मसाला इत्यादि जो है फसल उगाई जाती है तो इसे रोपण कृषि या बागवानी कृषि कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और इसे जो है अंतरिक्ष से देखने पर ये ग्रह नीला दिखाई देता है जल के कारण। तो यानी कि जो नेपच्यून है और पृथ्वी है इन दोनों को नीला ग्रह कहते हैं। प्लूटो जो 2006 के पहले एक ग्रह श्रेणी में था और अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और जो जुपिटर है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है?
तो महाश्वेता देवी क्योंकि लड़की पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन गैस एक निष्क्रिय गैस नहीं है। आर्गन, क्रिप्टान, जेनान ये तीनों निष्क्रिय गैस है। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।